So we'll start with next question. Density of a substance at 0 degree Celsius is 10 gram per cc. cc मतलब होता है cubic centimeter. And at 100 degree Celsius its density is 9.7 gram per cc. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे 9.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी है. आपको पूछा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस. तो बताओ हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब इट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम. तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट फाइंड नहीं कर सकते हो क्योंकि डेंसिटी ये 3D के साथ रिलेटेड है. तो क्या मिलेगा आपको पहले? अल्फा नहीं, गामा. तो यू विल फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, दैट इज गामा. और उस वहां से अगर आपको याद होगा अल्फा इक्वल टू गामा बाई 3. तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा हमको पता था ना, तो अल्फा इक्वल टू गामा बाई 3. तो इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर गामा? गामा गामा भूल गए? भूल गए? नहीं भूलना चाहिए था. चलो कोई बात नहीं, भूल भी गए तो क्या प्रॉब्लम है. डू यू रिमेंबर व्हाट वाज डेल्टा वी? डेल्टा वी तो याद होना चाहिए ना. गामा वी डेल्टा टी. वेरी गुड. तो यहां से तुमको गामा क्या मिलेगा? डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी. और व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम वॉल्यूम टू डेंसिटी, डायरेक्टली आप लिख दो. अभी बोलोगे कि डायरेक्टली क्यों? देखो व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम और डेंसिटी में रिलेशन कैसा है? इनवर्स है. लेकिन फर्क नहीं पड़ता हमको. क्यों नहीं पड़ता फर्क? डू यू रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर? व्हाट इज डेल्टा वी बाय वी? याद है? डेल्टा वी बाय वी इज डेल्टा एम बाय एम प्लस. हाँ लेकिन मास तो कांस्टेंट है ना. हाँ तो मास कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लेंगे क्या हम लोग? नहीं. तो क्या लिखेंगे? डेल्टा रो बाय रो. तो सिर्फ डेल्टा वी बाय वी की जगह पे क्या लिखोगे? डेल्टा रो बाय रो. देयरफॉर ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज हाउ यू शुड बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation number 1 and 2, what we will get is gamma equal to delta rho by rho delta t. डेल्टा रो मतलब चेंज इन डेंसिटी. कितना चेंज हुआ? पहले कितना था? 10. बाद में कितना हो गया? तो फिर 10 माइनस 9.7 अपॉन ये होता है इनिशियल. इनिशियल कितना था? 10. और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 100 में से कितना गया? 0. तो कितना है? 100. ओके, तो ये आ गया आपके पास गामा. दिस इज 0.3 अपॉन 1000. तो 1000 को ऊपर लेके जाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ तो गामा क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁻⁴. ऑफकोर्स पर डिग्री सेल्सियस में ही होता है ये, तो ये आएगा पर डिग्री सेल्सियस में. लेकिन तुमको गामा नहीं पूछा है, तुमको क्या पूछा है? अल्फा. व्हाट इज अल्फा? गामा बाय 3. तो गामा बाय 3, तो 3 इंटू 10⁻⁻⁴ बाय 3 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस. तो या 10⁻⁴. ऑप्शन नंबर डी आ गया. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A metal rod of silver at 0 degree Celsius is heated to 100 degree Celsius. Initial temperature 0 है, final 100 है, तो difference in temperature delta T 100 हो गया. Its length is increased by 0.19 सेंटीमीटर. मतलब डेल्टा L की वैल्यू दे दी आपको 0.19 सेंटीमीटर में है. रिमेंबर कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन. कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन. क्यूबिकल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट मतलब क्या? गामा ऑफ द सिल्वर रॉड इज. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? metal rod at 0 degree Celsius is heated to 100 degree Celsius. Its length is increased by मतलब पहले अल्फा फाइंड कर लो. व्हाट इज अल्फा? डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी. तो अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको इनिशियल लेंथ नहीं दिया हुआ है. 0.19 सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमको इनिशियल लेंथ का इंफॉर्मेशन देना चाहिए था. तो देयर इज समथिंग मिसिंग इन दिस क्वेश्चन. इनिशियल लेंथ दिया हुआ है आपको. दे शुड हैव सेड इनिशियल लेंथ बोलना चाहिए था उन्होंने 1 मीटर सब बोलना चाहिए था. तो अगर 1 मीटर है, 1 मीटर है, ये ऊपर मीटर में नीचे भी मीटर में रखना है तो 1 लिखो. 1 मीटर. इनिशियल लेंथ इज 1 मीटर. व्हाट इज डेल्टा टी?
100 माइनस 0, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 इंटू 10⁻² -2 और ये ऊपर जाएगा तो -6, तो 19 इंटू 10⁻6 या फिर 1.9 इंटू 10⁻5 या फिर दिया है, तो दे हैव गिवन यू 1.9 इंटू 10⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। बराबर है? गलत है? हाँ, क्योंकि ये अल्फा है, आपको पूछा है बीटा। व्हाट इज बीटा? 3 अल्फा, तो 3 इंटू 1.9 इंटू 10⁻5, व्हाट इज 1.9 इंटू 3? तो 5.7, तो 5.7 इंटू 10⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस काफी सिंपल ही आते हैं, तो डोंट वरी, इट इज टू सिंपल। सिर्फ फॉर्मूला एक याद रखा तो बाकी सब अपने आप ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, टू लिक्विड्स ए एंड बी एट 32 एंड 24 डिग्री सेल्सियस। तो दो लिक्विड है, लिक्विड ए लिक्विड बी, दे आर एट 32 डिग्री एंड 24 डिग्री सेल्सियस व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल मासेस। इंपॉर्टेंट, इक्वल मासेस मतलब दोनों लिक्विड्स का मास सेम है। फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम। The temperature of the mixture is found to be 28 degree Celsius. Their specific heats are in the ratio. तो आपको रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट बोला है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है, इस टाइप के फॉर्मूला थ्योरी में कवर नहीं होते, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और विच इज वेरी सिंपल थिंग, बहुत सिंपल है ये। दो लिक्विड्स है, मैं आपको 3 4 5 सबका बता दूंगा कैसे आता है फॉर्मूला। पहले दो लिक्विड से स्टार्ट करते हैं। दो लिक्विड्स, पहले का टेम्परेचर θ1 मान लेते हैं, पहले का मास m1 मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में मासेस सेम बोले हैं, लेकिन किसी और क्वेश्चन में सेम नहीं भी बोले होंगे। ओके, और स्पेसिफिक हीट C1 मान लेते हैं। अगर मोलार स्पेसिफिक हीट है तो C1, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है तो S1, सिर्फ नोटेशन चेंज होगा। दूसरा लिक्विड है M2 θ2 एंड C2। अब जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो, तो जिस लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट लॉस करेगा, और जिसका कम है वो हीट गेन करेगा। तो दोनों मिक्स होके एक फाइनल टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे, जिसको बोल देंगे हम लोग थीटा। इसका फॉर्मूला आता है आपका M1C1 θ1 प्लस M2C2 θ2 अपॉन M1C1 प्लस M2C2। अब याद कैसे रखना? वो याद रखने से कुछ है ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? टेम्परेचर। तो राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए? टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर के साथ कौन था? M इंटू सी। तो M इंटू सी को क्या करोगे? डिवाइड करोगे। लेफ्ट हैंड साइड अगर टेम्परेचर है, डायमेंशनली सोचो, डू नॉट थिंक ऑफ इट एज एन इक्वेशन, थिंक ऑफ इट एज डायमेंशंस। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? टेम्परेचर, तो राइट हैंड साइड क्या होगा? टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर के साथ किसका प्रोडक्ट है? M इंटू सी, तो नीचे डिवाइड किससे करोगे? M इंटू सी। अगर दो लिक्विड्स है तो M1C1 θ1 प्लस M2C2 θ2 अपॉन M1C1 प्लस M2C2, बराबर। अगर तीन होंगे तो M1C1 θ1 प्लस M2C2 θ2 प्लस M3C3 θ3 अपॉन M1C1 प्लस M2C2 प्लस M3C3। गुड, ज्यादा क्लियर? तो अभी हमको बोला है कि मासेस आर इक्वल, मासेस इक्वल। तो एक काम करेंगे, हमारे यहाँ पे M1 और M2 की वैल्यू सेम है, तो उसको M बोल देंगे। तो M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, तो M1 की जगह पे M लिखेंगे, C1 θ1 प्लस M2 इज M C2 θ2। तो हमने क्या किया? M कॉमन निकाल लिया, M निकाल लिया कॉमन, अपॉन नीचे भी ऐसा ही होगा, M कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2, M में हो जाएगा कैंसर। यहाँ तक क्लियर? अब थीटा की वैल्यू क्या दी है? व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर? 28। तो फाइनल टेम्परेचर 28 दिया हुआ है आपको, तो थीटा की वैल्यू 28 है, इक्वल टू C1 θ1, C1 θ1, व्हाट इज θ1? व्हाट इज θ1? 32, तो 32 C1 प्लस C2 θ2, C2 और ये कितना था? 24 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। गुड, 7 4 था, 8 4 था, ये 4 कॉमन निकाल लो। किससे डिवाइड करोगे? 4 से, तो ये क्या आ जाएगा? 7। ये क्या आ जाएगा? 8, और वो 6।
अपॉन C1 प्लस C2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ, तो 7C1 प्लस 7C2 इक्वल टू 8C1 प्लस 6C2। हम बराबर है ना, करेक्ट। हमको क्या चाहिए था, रेशो C1/C2। तो C1/C2 चाहिए आपको, यू वांट C1/C2। तो 7C2 में से 6C2 गए, C2, हाँ, 8 में से 7 गया, तो C1 इक्वल टू C2, तो रेशो क्या आ गया, 1:1। तो 1:1, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनको डाउट है कि फॉर्मूला आया कहाँ से, मैं बता देता हूँ, बट इट वाज जस्ट दैट यू रिमेंबर। जब आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो, तो लेट अस अज्यूम कोई भी एक लिक्विड हॉटर है, मतलब हायर टेम्परेचर पे है। लेट्स से ए लिक्विड इज एट हायर टेम्परेचर और बी लिक्विड इज एट लोअर टेम्परेचर। तो जब मैं मिक्स करूंगा तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हायर से लोअर। तो हीट लॉस्ट बाय लिक्विड ए विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय लिक्विड बी, ऐसा आएगा ना। हीट लॉस्ट या हीट गेन्ड, उसका इक्वेशन हम हीट इक्वेशन लिखते हैं, यू रिमेंबर हीट इक्वेशन क्या था, MS∆T। मैं टी को थीटा बोल रहा हूँ यहाँ पे, राइट। MS या C डिपेंड करता है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट बोला है कि मोलार बोला है। मोलार बोला होगा तो C, प्रिंसिपल बोला होगा तो S। और अगर मोलार बोला होगा तो यहाँ N लिखोगे, यहाँ N लिखोगे इसमें। तो फिर देयर इज अ स्मॉल करेक्शन बट नो करेक्शन। मतलब क्या, यहाँ पे क्या बोला था, इक्वल मासेस। तो इक्वल मासेस बोला तो हमने क्या लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, S लिखना चाहिए था, बट डज नॉट मैटर, क्योंकि रेशो ही पूछा तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमको। ओके, तो MS∆θ ये ए का और MS∆θ ये बी का। तो मास ऑफ ए SA, मास ऑफ बी SB, डेल्टा थीटा। एक काम करते हैं, ए का जो टेम्परेचर था इनिशियल θ1 था, बी का θ2 था, और कॉमन टेम्परेचर हो गया मिक्स करने के बाद थीटा। कितना हो गया, थीटा। तो डेल्टा थीटा, व्हाट विल बी डेल्टा थीटा ऑफ ए, चेंज इन टेम्परेचर कैसे लिखते हो, फाइनल माइनस, हाँ वैसा नहीं लिखेंगे, मैंने बताया था आपको, हमेशा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। हायर θ1 है और लोअर थीटा है। ए लिक्विड वॉज एट हायर टेम्परेचर, मिक्स करने के बाद टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि ए ने हीट लॉस कर दिया, तो इसलिए थीटा ए लेस है और θ1 ये हाई है। और यहाँ क्या लिखोगे, MB SB, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ उल्टा लिखेंगे ना, θ-θ2, क्योंकि बी लिक्विड ने गेन किया। ओके, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको, और थीटा के लिए इक्वेशन बनाना है। तो क्या आएगा, MA SA θ1 माइनस MA SA θ इक्वल टू MB SB थीटा माइनस MB SB θ2। θB θ2 एक ही बात है। थीटा ए लिखना है तो ए लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, डन, नॉट एन इशू। हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, थीटा। तो ये जो थीटा वाले टर्म्स है वो एक साइड पे, जिसमें थीटा नहीं है वो दूसरे साइड पे। तो आप लिखोगे MA SA θ1 प्लस MB SB θ2 इक्वल टू ये वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो MA SA θ प्लस MB SB थीटा, थीटा क्या आ गया, कॉमन, तो थीटा का फॉर्मूला बन गया। व्हाट इज थीटा, MA SA θ1 प्लस MB SB θ2 अपॉन MA SA प्लस MB SB। तो ये फॉर्मूला था, सिर्फ हमने ए की जगह पे 1 लिखा है और बी की जगह पे 2 लिखा है, तो M1S1θ1 प्लस M2S2θ2 अपॉन M1 प्लस M1S1 प्लस M2S2। तो अभी अगला क्वेश्चन भी सेम फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक हीट 0.2, तो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू दिया है 0.2 एट टेम्परेचर 40। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ
अ लिक्विड, तो मैं M1 बोल देता हूँ। ये पूछा है आपसे ऑफ स्पेसिफिक हीट, मतलब S1.2, टेम्परेचर कितना है इसका 40 डिग्री सेल्सियस है, मस्ट बी मिक्सड विथ 100 ग्राम ऑफ अ लिक्विड। तो दूसरे लिक्विड का मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, ऑफ स्पेसिफिक हीट कितना 0.5, उसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री। ओके, सो दैट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, मतलब थीटा कितना आ गया 32 डिग्री सेल्सियस, बराबर, राइट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अभी जो डिराइव किया था वही, थीटा इक्वल टू M1 S1 थीटा 1 प्लस M2 S2 थीटा 2 अपॉन M1 S1 प्लस M2 S2। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 32, M1 S1 कितना दिया हुआ है, व्हाट इज M1 वैल्यू, M1 तो पूछा ही है, व्हाट इज S1 वैल्यू 0.2, व्हाट इज थीटा 1 वैल्यू 40, M2 कितना दिया हुआ है आपको, M2 is 100, व्हाट इज S2 0.5, व्हाट इज थीटा 2 20, 20, M1 तो पूछा है, S1 0.2 है, M2 S2 100 इंटू 0.5, इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो 32 इक्वल टू, तो सॉल्व कर लो, दिस इज 8 M1 प्लस, अरे इजी है ना, 1000 ना पक्का, 1000, दिस इज ऑफकोर्स 0.2 M1, हाउ मच इज दिस 50, वेरी गुड, मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो व्हाट यू विल हैव हियर इज दिस, कर लो मल्टीप्लाई, कितना है 6.4, वेरी गुड, 6.4 M1 1600, एक्सीलेंट, गुड, 1600 इक्वल टू 8 M1 प्लस 1000, 8 M1 में से 6.4 गया तो 1.6 M1, 1600 में से 1000 गया 600, बराबर, तो M1 कितना आ जाएगा 600 बाय 1.6, हाउ मच इज दिस 375, वेरी गुड, ये 375 होता है, तो दिस इज 375 ग्राम्स, गुड, ओके, 75, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 gram of steam at 100 degrees Celsius melt how much ice at 0 degrees Celsius? Latent heat of ice is 80 calorie per gram and latent heat of steam is 540 calorie per gram. तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, फिर latent heat क्या बता देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले ऐसा बोला है कि 1 ग्राम ऑफ स्टीम, यू हैव 1 ग्राम ऑफ स्टीम विच इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 1 ग्राम ऑफ स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये कितने ग्राम आइस को मेल्ट करेगा, और आइस कितने टेम्परेचर पे है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, कितने टेम्परेचर पे है आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना दिया हुआ है 18 कैलोरी पर ग्राम एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 540 कैलोरी पर ग्राम। तो एज यू रिमेंबर लेटेंट हीट का नाम का कॉन्सेप्ट हमने सीखा नहीं था, क्योंकि इट इज नो मोर देयर इन सिलेबस फॉर थ्योरी ऑफ कोर्स, लेकिन तुमको क्वेश्चन के लिए चाहिए ये, तो बताता हूँ, वेरी सिंपल थिंग। What is the meaning of latent heat? Do you know, any one of you know what is latent heat? चेंज ऑफ स्टेट करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास आइस है 0 डिग्री पे, मुझे आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो आई हैव टू सप्लाई हीट। तो सिर्फ फेस चेंज करने के लिए, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है हमको, आइस को कन्वर्ट करना है वाटर में, तो हम जो हीट सप्लाई करेंगे टू कन्वर्ट आइस टू वाटर, दैट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट, राइट, करेक्ट। और अगर मुझे वाटर को कन्वर्ट करना है किसमें, स्टीम में, तो जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट। तो दो टाइप के लैटेंट हीट की बात होती है, एक होता है लैटेंट हीट ऑफ आइस, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस टू वाटर, और रिमेंबर ये प्रोसेस आइसोथर्मल होता है। व्हाट इज आइसोथर्मल, सेम टेम्परेचर, क्योंकि जो भी हीट तुम सप्लाई कर रहे हो वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, वो सिर्फ स्टेट चेंज कर रहा है। सिमिलरली वाटर को अगर आप 100 डिग्री पे हीट सप्लाई करते हो तो वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उसका स्टेट चेंज होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ
स्टीम। अब ये जो लैटेंट हीट ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम है, इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल मतलब क्या, कि मुझे अगर 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, 80 कैलोरी। सिंपल। ओके, दिस इज ऑल यू नीड टू नो। तो लैटेंट हीट का तुमको इतना ही पता होना चाहिए। और वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर मुझे वाटर को वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो हीट रिलीज होता है, क्योंकि वाटर को हीट रिलीज करना पड़ता है। कितना हीट रिलीज करेगा पर ग्राम ऑफ वाटर, 80 कैलोरी टू गेट कन्वर्टेड टू आइस। अब ये क्वेश्चन तुम अच्छे से पढ़ो, सॉल्व कैसे करोगे तुम देखो, सोचो उसको। 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम हमारे पास 1 ग्राम है, कितने टेम्परेचर पे है, 100 डिग्री। ये कितने आइस को मेल्ट कर सकता है 0 डिग्री पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम, वो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। तो जैसे मैंने बताया, वाटर को अगर आइस में कन्वर्ट होना है तो हीट रिलीज होता है। सिमिलरली अगर स्टीम को वाटर में कन्वर्ट होना है तो हीट रिलीज होगा। तो पहले तो हीट रिलीज होगा इन कन्वर्जन फ्रॉम स्टीम टू वाटर, मतलब लैटेंट हीट रिलीज होगा। उसके बाद स्टीम कितने टेम्परेचर पे था, 100, तो वाटर कितने टेम्परेचर पे है, 100 पे है ना। वापस सोचो अच्छे से, डू नॉट गेट कंफ्यूज, टू सिंपल। वी हैव, लेट अस से दिस इज स्टीम। क्या ये स्टीम, ये स्टीम है। ये स्टीम कितने टेम्परेचर पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। पहले ये स्टीम कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। और ये वाटर भी कितने टेम्परेचर पे है, 100 डिग्री सेल्सियस में। स्टीम से वाटर में जब कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज, आउटवर्ड एरो मतलब रिलीज। तो कितना होता है, लैटेंट हीट ऑफ स्टीम जितना, और वो लैटेंट हीट होता है m/L, और लैटेंट हीट ऑफ स्टीम है ये, बराबर, राइट। आपको आइस दिया हुआ है, आइस, आइस बोला है ना, किसको मेल्ट करना है, आइस को, आइस को मेल्ट करना है। तो अब ये सोचना पड़ेगा कि आइस कितने डिग्री टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, बराबर, करेक्ट। तो 100 डिग्री से जब 0 डिग्री टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर फॉल हो रहा है। टेम्परेचर फॉल होना मतलब क्या होना, एनर्जी रिलीज होना। कितना एनर्जी रिलीज होगा, हीट इक्वेशन, बड़े हीट इक्वेशन, ms∆T, मतलब डेल्टा हीट। ये दोनों हीट रिलीज हुए, ये दोनों हीट रिलीज मिला के किसके पास गए, और आइस को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर, बराबर। तो स्टीम से वाटर में कन्वर्जन हुआ तो हीट रिलीज हुआ, और 100 डिग्री से 0 डिग्री पे वाटर गया तो भी हीट रिलीज हुआ। तो दोनों हीट रिलीज हुए और किसके पास गए, आइस। एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि m1 इज द अमाउंट ऑफ आइस दैट इज मेल्टेड। तो m1 इज द अमाउंट ऑफ आइस दैट इज मेल्टेड। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे। हीट रिलीज इक्वल टू हीट गेन, वेरी गुड। तो हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट गेन। अब हीट रिलीज्ड में दो पार्ट्स है, एक है लैटेंट हीट ऑफ स्टीम, दूसरा है प्लस प्लस हीट रिलीज ड्यू टू फॉल ऑफ टेम्परेचर। हीट रिलीज्ड ड्यू टू फॉल ऑफ टेम्परेचर इक्वल टू हीट गेन्ड। तो हीट रिलीज में दो पार्ट्स थे, यहाँ तक क्लियर। लैटेंट हीट हमेशा होता है मास इंटू लैटेंट हीट का वैल्यू। मास था आपके पास 1 ग्राम, लैटेंट हीट ऑफ आइस है 80, तो ये हो गया आपका 1 × 80। मैं साथ में लिख देता हूं। और हम लोग सीजीएस सिस्टम में ही रहेंगे क्योंकि सब कुछ सीजीएस में, आंसर भी सीजीएस में है, तो डू नॉट कन्वर्ट। प्लस व्हाट इज हीट रिलीज ड्यू टू फॉल ऑफ टेम्परेचर, अभी लिखा था हमने, कितना था, ms∆θ। व्हाट इज मास 1। 1 ग्राम स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा तो 1 ही ग्राम रहेगा, तो 1।
व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 सीजीएस यूनिट में, 1 सीजीएस यूनिट में 1 होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दैट इज 1. व्हाट इज ऐसा, व्हाट इज यूनिट ऑफ और डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट? भूल गए? भूल गए? क्या प्रॉब्लम है? अगर भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है ना. डू यू रिमेम्बर दिस? याद है तो व्हाट इज एस? हाँ, क्यू मतलब कैलोरी, एम मतलब मास मतलब ग्राम, और ये डिग्री सेल्सियस. तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या तो फिर सॉरी, या फिर जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो याद रखना ये वैल्यू जो है ना एस, वाटर के लिए कितना है ये? 1. कौन से यूनिट्स में? कौन से यूनिट्स में? सीजीएस. किसमें? सीजीएस. और व्हाट इज डेल्टा थीटा? 100 इक्वल टू हीट गेन्ड. अभी यहाँ पे आइस को मेल्ट करना है, मेल्ट करना है, तो लैटेंट हीट की हीट रिलीज एब्जॉर्ब का फॉर्मूला कौन सा? चेंज ऑफ स्टेट जब जब हो तो कौन सा? लैटेंट हीट. तो लैटेंट हीट. अब मैंने बोला कितना आइस मेल्ट हुआ? m1 इंटू व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ आइस? ये 80 है. तो फिर यहाँ पे कितना लिखना चाहिए था मैंने? 540. स्टीम के लिए कितना था? 540. ये स्टीम का है, ये 540 आएगा. और ये आइस का है, आइस का, आइस का कितना है? 80. ठीक है, गुड. करो सॉल्व इसको. कितना आ गया? 640 बाय 80. तो आपको मिल जाएगा 640 इक्वल टू 80 m1. मतलब m1 इक्वल टू कितना? कितना? 8. तो 8 ग्राम. हो गया. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अभी अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ है नहीं. इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था. तो 3 liquids with masses m1, m2, m3 are thoroughly mixed. If their specific heats are C1, C2, C3 and their temperatures T1, T2, T3 respectively, then the temperature of the mixture is option number B. M1 C1 T1 plus M2 C2 T2 plus M3 C3 T3 upon M1 C1 plus M2 C2 plus M3 C3. Done. अगला क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन. तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये. The coefficient of linear expansion of crystal in one direction is alpha 1 and that in every direction perpendicular to it is alpha 2. Good. The coefficient of cubical expansion is. अभी इस टाइप के क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में तो कम से कम होते नहीं है, थ्योरी में नहीं होते हैं. अभी आपको सोचना पड़ेगा सॉल्व कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल हमने अब तक क्या देखा था कि हमारे पास एक रॉड है. वी हैव अ रॉड, लेट अस से, एंड रॉड इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन. तब जब वो एक्सपांड होगा तो हम लोग बोलते थे लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट. तो 1D ऑब्जेक्ट था तो लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट था अल्फा. अब हमारे पास एक ऐसा क्रिस्टल है जो खुद 3D है, 3D, लेकिन जब वो एक्सपांड होगा मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा. क्या बढ़ेगा? उसका वॉल्यूम. तो अभी एक काम करो, ऐसा इमेजिन करो, इमेजिन कि वो जो क्रिस्टल है वो क्यूबिकल शेप का है. क्यूबिकल शेप मतलब 3 डायमेंशंस, एक्स, वाई एंड जेड. अब जब वो एक्सपांड होगा तो मान लेते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस एक्सपांशन कोएफिशिएंट कितना है? अल्फा 1. एक्स को परपेंडिकुलर कौन से होते हैं? वाई एंड जेड. उसके अलोंग कितना है? अल्फा 2. तो ये एक ऐसा केस है जिसमें 3 डायरेक्शन में लीनियर एक्सपांशन सेम नहीं है. एक में अल्फा 1 है और बाकी 2 डायरेक्शन में अल्फा 2 है. और आपको पूछा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, मतलब क्या पूछा है? गामा पूछा है. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब? तो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जेई नीट के लिए आ सकता है क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए. यू रिमेंबर व्हाट वाज V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, जो भी बोलना हो, ठीक है, डेल्टा थीटा, बराबर. गुड. एंड ऑफ कोर्स इफ यू रिमेंबर V इक्वल टू L क्यूब, ये तो पता ही है. क्यूब के लिए लेंथ क्या होता है? L. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. And of course, do you remember what is length at higher temperature? L0
1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसा होता है कि नहीं, होता है ना ऐसा, ऐसा ही होता है पक्का, श्योर श्योर। अगर मैं एल क्यूब करता हूं तो इसका भी क्या करूंगा, क्यूब, लेकिन क्यूब का मतलब क्या होता है, एल पावर वन, पावर वन, क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर वन इंटू पावर टू। जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा क्यूब, व्हाट इज एक्स क्यूब, आई कैन राइट डाउन एक्स क्यूब एज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स इंटू एक्स। मैं एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ, एल जीरो वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इसका स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया, along x axis, along x axis what was the coefficient of linear expansion, तो ये आ जाएगा अल्फा वन, और x को छोड़ के बाकी दो डायरेक्शन में कितना था, तो यहाँ पे लिखोगे अल्फा टू, इसलिए स्क्वायर अगर है तो अल्फा टू लिखा है। यहाँ तक क्लियर। अगर तीनों डायरेक्शन में सेम होता, अगर तीनों डायरेक्शन में सेम होता तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते, हम लोग डायरेक्टली लिखते इसका क्यूब, डायरेक्टली इसका क्यूब कर देते, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में सेम था। लेकिन यहाँ सेम बोला है क्या, नहीं, इसलिए क्यूब को लिखा पावर वन इंटू पावर टू, मतलब क्यूब को स्प्लिट कर लिया दो टर्म्स में। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। एल क्यूब मतलब, एल क्यूब मतलब वॉल्यूम वी, ठीक है, एल ओ और एल ओ स्क्वायर, इट इज एल ओ क्यूब, वन प्लस अल्फा वन डेल्टा थीटा, वन प्लस अल्फा टू डेल्टा थीटा का स्क्वायर। लेकिन v खुद कौन है, कौन है, वी जीरो वन प्लस ग्यामा डेल्टा थीटा इक्वल टू एलो क्यूब, वन प्लस अल्फा वन डेल्टा थीटा, वन प्लस अल्फा टू डेल्टा थीटा का स्क्वायर। सही है। जैसे तुमने v इक्वल टू एल क्यूब लिखा, वैसे हम लोग v नॉट इक्वल टू एल नॉट क्यूब लिख सकते हैं ना। v equal to L cube is the volume at higher temperature and V naught equal to L naught cube is the volume at 0 डिग्री सेल्सियस, लिख सकते हैं ऐसा। तो V नॉट और L नॉट क्यूब क्या है, सेम है, सेम है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। अब इसको a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से एक्सपांड कर लेंगे, ये जो सेकेंड टर्म था इसको एक्सपांड कर लो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से, तो वन प्लस गामा डेल्टा थीटा इक्वल टू वन प्लस अल्फा वन डेल्टा थीटा, एक्सपांड करो, क्या आएगा, वन प्लस टू अल्फा टू इंटू डेल्टा थीटा प्लस अल्फा टू स्क्वायर डेल्टा थीटा का स्क्वायर, बराबर। या तो ऐसा करो, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था हमने, लेकिन कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आपको बाइनोमियल एक्सपांशन याद है, मैंने ही बताया था आपको, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन में और एक जगह पे और, आई हैव टोल्ड यू कि वन प्लस, याद है, एच बाय आर, इसका रेज टू माइनस टू, तो क्या लिखते हो, वन माइनस टू एच बाय आर। ऐसा कब किया था, व्हेन दिस इज वेरी स्मॉल, मतलब एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो इंडेक्स को डायरेक्टली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किसके साथ, सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे भी तो वही केस है ना, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा कुछ भी हो, लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, वेरी स्मॉल, अल्फा की वैल्यू नॉर्मली स्मॉल होती है, नहीं पता। अभी देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, आज ही 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। गोइंग बैक बैक बैक, व्हाट वाज वैल्यू ऑफ गामा ईयर, 10⁻⁵। अल्फा कितना आया था, 10⁻⁵, तो स्मॉल है, यस। यहाँ पे कितना आया, 10⁻⁴। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू नॉर्मली क्या होती है, स्मॉल होती है, नॉर्मली स्मॉल होती है ना। तो नॉर्मली स्मॉल होती है तो हमने क्या करना चाहिए था, ये इंडेक्स को डायरेक्टली सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तो क्या मिलेगा, वन प्लस टू अल्फा टू डेल्टा थीटा। चलो कोई बात नहीं, आप भूल गए, नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा टू स्मॉल है कि नहीं, तो अल्फा टू का स्क्वायर और भी स्मॉल, तो क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो नेग्लेक्ट करते हो तो इतना ही लिखना पड़ेगा अगले टर्म में, दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीइंग वेरी स्मॉल इज निग्लेक्टेड, तो वो टर्म छोड़ दो। ओके, सिर्फ एक स्टेप बढ़ गया यहाँ पे, अगर बाइनोमियल एक्सपांशन पता होता, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पता होता, तो वो एक स्टेप कम लगता, दैट इज द ओनली थिंग। तो वन प्लस
गामा डेल्टा थीटा इक्वल टू 1 into 1 and 1 into 2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। मतलब पहले टर्म को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर दोनों टर्म को सेकेंड टर्म को भी करो, क्या आएगा? अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस 2 अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? अल्फा 1 वेरी स्मॉल, अल्फा 2 भी वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल इंटू वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब निग्लेक्टेड। तो ये निग्लेक्ट हो गया। यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ गया आपके पास गामा डेल्टा थीटा इक्वल टू 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा कॉमन, डेल्टा थीटा कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा? गामा इक्वल टू क्या आएगा? अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। 3 rods of equal length L are joined to form an equilateral triangle PQR. 3 rod equal length के they are joined to form equilateral triangle PQR. O is the midpoint of PQ. O is the midpoint of PQ. Distance OR remains the same for small change in temperature. देखो क्या होगा जब आप हीट करोगे। चलो थोड़ा सा हम लोग इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं कि क्या होगा व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग इट। तो व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग इट, जब आप इसको हीट करोगे, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? ईच ऑफ दिस 3 rods विल एक्सपांड, बराबर। अब अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं तो इट स्टार्ट्स एक्सपांडिंग, एक्सपांड होगा। तो फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर उन्होंने क्या बोला है? फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर ओ आर रिमेन्स सेम, मतलब ओ से आर जो डिस्टेंस है इट रिमेन्स सेम फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर पी आर एंड आर क्यू इज सेम। तो पी आर और आर क्यू इन दोनों रॉड्स के लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन सेम है। कितना है? अल्फा 2 है। बट दैट फॉर पी क्यू इज अल्फा 1। जो तीसरा रॉड है उसके लिए कितना है? अल्फा 1 है। ओके, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2? तो अल्फा 1 और अल्फा 2 का रिलेशन फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन है। तो होपफुली क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नहीं तो मैं वापस एक बार बता देता हूँ। हमारे पास 3 रॉड्स थे, हमने 3 रॉड सेम लेंथ के थे, ऐसा लगा दिए दैट दे फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड देन यू स्टार्ट हिटिंग देम। व्हेन यू स्टार्ट हिटिंग देम ऑल these 3 rods will expand. Linear expansion coefficient of PR and RQ is alpha 2 and that of PQ is alpha 1. तो what is the relation between alpha 1 and alpha 2? ऐसा क्वेश्चन है। तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे? तुम बताओ कैसे सॉल्व करोगे? तो व्हाट वी कैन डू इन दिस केस इज, देखो अल्फा, जहां भी तुम अल्फा सुनो मतलब क्या है वो? लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट। मतलब आपको समहाउ लेंथ ये इक्वेशन में लाना पड़ेगा। क्या लाएंगे इक्वेशन में? क्या लाएंगे इक्वेशन में? लेंथ। अगर बीटा बोला होता तो क्या लाते? एरिया। गामा बोला तो क्या लाते इक्वेशन में? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बोला है तो गामा इक्वेशन में लाओ, एरिया बोला है तो बीटा लाओ, और लेंथ बोला है तो अल्फा। तो एक काम करो, अब इसको मैं एल मान लेता हूं। तो ये साइड का लेंथ भी कितना हो गया? एल। तो ये कितना हो गया? L/2 एट सम हायर टेम्परेचर। इफ यू सी, दोनों में से कोई भी 2 ट्राइंगल बन गया ना, कोई भी एक ले लो। चलो एक काम करते, ट्राइंगल पी आर ओ ले लेते हैं। तो फ्रॉम ट्राइंगल पी आर ओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? यस। तो इस ट्राइंगल पे कहना है अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। यस, तो पाइथागोरस थ्योरम। पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर ओ स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर। ठीक, ज्यादा क्लियर? बराबर है ये? श्योर? तो व्हाट इज पी आर? एल स्क्वायर एंड
L/2 स्क्वायर मतलब L² बाई 4 प्लस PO² सॉरी RO ये उल्टा लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ओके, फाइन। इक्वेशन नंबर 1 गुड। इसके बाद क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस? तो बताओ क्या करेंगे इसके बाद, व्हाट विल यू डू? तो अभी यहाँ करना क्या है पहले वो अच्छे से समझ लो। आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक, यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया, RO² है वो। तो व्हाट इज RO²? व्हाट इज RO² फ्रॉम हियर? L² - L² बाई 4 मतलब L/2 का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखा उसका रीजन है, तो रीजन बिहाइंड राइटिंग दिस बताता हूँ क्या। तो इसको मैं L/2 होल स्क्वायर लिख रहा हूँ जस्ट फॉर सम रीजन, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का क्लियर है? तो हमने क्या किया ना, ये जो L लेंथ है ना, ये ओरिजिनल लेंथ मान लिया, ओरिजिनल इनिशियल लेंथ, बराबर। तो इनिशियल लेंथ अगर L है तो उसके लिए RO² कितना आ गया आपका? L² - L/2 का स्क्वायर। आप जब हीट करोगे, जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा? एक्सपांड होगा, वेरी गुड। क्या होगा? क्या होगा? एक्सपांड होगा। तो उस केस में RO² ही रहेगा। क्यों रहेगा? उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है? डिस्टेंस RO मतलब OR रिमेन्स सेम फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने जो RO या OR है इसको क्या रखा? सेम रखा। क्यों रखा? क्वेश्चन में बोला। लेकिन बाकी के जो साइड्स है वो सेम है क्या? नहीं, वो क्या हो रहे हैं? एक्सपांड। तो व्हाट इज, हाउ डू राइट डाउन फाइनल? फाइनल तो मैं एक काम करता हूँ, आपको और थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। फाइनल लेंथ को LT बोल देते हैं, ये फाइनल लेंथ है हायर टेम्परेचर पे, LT। तो यहाँ पे क्या लिखूं फिर मैं? क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये L की जगह पे LT लिख दिया, वहां क्या लिखूंगा मैं? LT/2 का स्क्वायर, वेरी गुड। बट डू यू रिमेंबर व्हाट इज लेंथ एट हायर टेम्परेचर T? फॉर्मूला क्या था? इनिशियल लेंथ, वेरी गुड। इनिशियल लेंथ हमने यहाँ पे L मान के रखा हुआ है। इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा T या डेल्टा थीटा, विच एवर नोटेशन यू वांट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्क्वायर माइनस, इसको कैसे लिखोगे? इनिशियल लेंथ, व्हाट इज इनिशियल लेंथ? L/2 इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का स्क्वायर, वेरी गुड। लेकिन ये LT या फिर ये L कौन सी साइड का था? PR का था ना। PR का कोएफिशिएंट कितना है? अल्फा 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? क्या लिखूं यहाँ पे, जल्दी बोलो। अल्फा 2। और ये जो L/2 था ये किसका था? ये PQ साइड का पार्ट है, तो ये PQ साइड का पार्ट है, PQ कितना है? तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल्फा 1। और लॉजिकली भी आप सोचो ना, अगर आपको बोला है अल्फा 1 और अल्फा 2 को रिलेट करना है, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 इक्वेशन में आना चाहिए। तो ये आ गया आपका RO का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर? अब इसको एक्सपांड कर लेंगे, जस्ट एक्सपांड दिस। कैसे करेंगे एक्सपांड? आप तुम देखो, बताओ क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? यू टू एक्सपांड, कैसे करेंगे? अभी आपके ऊपर है। एक काम करो, सिंप्लीफाइड वे बताता हूं मैं आपको। इक्वेशन 1 और 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम होगा। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम है। तो राइट हैंड साइड सेम आएगा, मतलब क्या लिखेंगे? L² - L²/, अभी 4 लिख दो, अभी हमारा काम हो गया। L/2 का स्क्वायर था, वो हो गया अब, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये पूरा, कहना है राइट दिस एज, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर है, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? लिख सकते हैं, हाँ कि ना? यस, दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हैं क्या वैसा? कर सकते हैं ना? ओके गुड। तो एक काम करते हैं, इसको इंडिविजुअली स्क्वायर कर लेते हैं और इसको भी इंडिविजुअली स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये L² क्या बन जाएगा?
क्या हो जाएगा 4। और एल स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 3l² बाई 4, और यहां से एल स्क्वायर क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया, एल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 1 + α2 डेल्टा थीटा का स्क्वायर माइनस माइनस ये 4 है नीचे, तो 1/4 1 + α1 डेल्टा थीटा का स्क्वायर। गुड, वेरी गुड। कैंसल एंड कैंसल, तो क्या आ गया ये 3/4 इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर 1 + 2α2 डेल्टा थीटा प्लस α2 स्क्वायर डेल्टा थीटा का स्क्वायर माइनस 1/4 1 + 2α1 डेल्टा थीटा प्लस α1 स्क्वायर डेल्टा थीटा का स्क्वायर। जहां जहां अल्फा स्क्वायर है वो क्या करेंगे निग्लेक्ट करेंगे। क्यों निग्लेक्ट करेंगे फॉर द सेम रीजन, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो 3/4 इक्वल टू 1 + 2α2 डेल्टा थीटा, ओके बराबर राइट, माइनस 1/4 इंटू 1 तो -1/4 माइनस माइनस कितना होगा 2α1 डेल्टा थीटा बाई 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ गए, ऑलमोस्ट आ गए। व्हाट इज 1 - 1/4 1 - 1/4 3/4 प्लस 2α2 डेल्टा थीटा माइनस व्हाट इज 2/4 1/2 α1 डेल्टा थीटा। सही है, ये 3/4 यहां पे लाया, क्या हो गया कैंसल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया 0, 0 बन गया ना, 0 हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो यू हैव 0 इक्वल टू 2 0 इक्वल टू 2α2 डेल्टा थीटा माइनस α1 डेल्टा थीटा बाई 2। इसको यहां लेके आ जाओ तो क्या हो गया α1 डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल टू 2α2 डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा कैंसल, तो क्या आ गया आंसर α1 इक्वल टू 4α2। देखो तो कहाँ पे α1 इक्वल टू 4α2, ऑप्शन नंबर डी।